नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के सामने फिर एक नई टॉपिक के साथ प्रस्तुत करती हूँ और आप लोग से प्लीज़ निवेदन है, विनती है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोग के बहुत मेहनत करती हूँ। आप लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, उसको पढ़ना, खोजना, फिर आपके लिए ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन करना जो आपके एग्ज़ाम में 100% उम्मीद की जाती है कि ऐसे ही टॉपिक आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपका जो मेरा वीडियो है आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको और आगे तक ले जाएँ, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे, कि ताकि जब हम मेहनत करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने मेहनत किया और मुझे मेहनत के बदले कुछ तो मिला। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को कोई कॉस्ट नहीं लेती ऑलरेडी, विदाउट कॉस्ट का, फ्री को ऑफ कास्ट मैं आपको ये वीडियो प्रस्तुत करते हैं। आप पढ़ते रहिए, आपको कि आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी बार अच्छे से लर्न होगा। तो मेरा आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। और आइए हम आप आज जो हमारा नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है मेरा, निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व। तो जैसे स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व का जो ये दशक था 1970 में, मतलब 1970 दशक में ये स्वास्थ्य निर्धारक शब्द का जो होता इसको पेश किया था। और इसमें जो था कि बहुत सारे अलग अलग धारणाएं थी कि इसमें जो कि कौन कौन से निर्धारक तत्व हो सकते हैं। तो पर्यावरणीय था, लाइफस्टाइल थी, न्यूट्रिशन या पोषण था, मेडिकल केयर था, सामाजिक था, आर्थिक था, आनुवंशिकी था, मानसिक था, बौद्धिक था। ये सारे जो कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व माने जाते थे। अलग अलग विचारधाराओं ने अलग अलग अकॉर्डिंग मतलब उनको अलग अलग तत्व को निर्धारित किया जाता था। लेकिन WHO ने, जो WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, आनुवंशिकी, ये सारे तत्व जो कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों को प्रस्तुत किया। उसी के आधार पे स्वास्थ्य को मेनली 4 से 5 भागों में डिवाइड किया जाता है अधिकतर, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग 4 ही माना गया है। तो मानसिक, आनुवंशिक, स्वास्थ्य योजनाओं के नेशनल बटन नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो हमारा मेनली होगा वो है हमारा वी, आनुवंशिकी, हेरिडिटी। जो हेरिडिटी होती है वो हमारा स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो हम स्वास्थ्य होते हैं उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती रहती है। जिससे हमारे पूर्वजों में जो भी बीमारियां हुई रहती हैं वो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आते हैं। तो क्या ये हमारी वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, तब एक दूसरे से हम ले जाते हैं। तो यह फ्री का जो तो होता है, ये आनुवंशिकी जो स्वास्थ्य के निर्धारक में मेन हमारा आंसर है बी, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम विजिट का सिद्धांत नहीं है। अब हम जानते हैं कि होम विजिट का सिद्धांत नहीं है, तो सबसे पहले हम देखते हैं होम विजिट का जो डेफिनेशन या परिभाषा क्या होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि घर घर जाकर समुदाय के लोगों से मिलने एवं उनके साथ संपर्क स्थापित, अपने आप को बताना, उनके बारे में जानकारी लेना, ये हमारा क्या होता है, होम विजिट होता है। जनरली भाषा में हम कह सकते हैं एक दूसरे से मिलना, अपने बारे में बताना, उनके बारे में जानकारी लेना, ये हमारा होम विजिट होता है। तो इसमें दिया हमारा ऑप्शन है कि होम विजिट का सिद्धांत नहीं है। तो होम विजिट का सिद्धांत क्या नहीं हो सकता, उसका उद्देश्य क्या नहीं हो सकता, सिद्धांत क्या नहीं हो सकता है। तो हम देखते यह पूर्व नियोजित होनी चाहिए। क्या ये प्री प्लानेड होनी चाहिए, या मतलब जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो यह पहले से निर्धारित होनी चाहिए। और ये होता है कि इसका मूल सिद्धांत होता है कि जो हम होम विजिट करने जाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। इसमें हमारा वैसे ही नहीं कोई उठाए चल दिए होम विजिट करने, ऐसा नहीं होता है। बट हमारा उद्देश्य होना चाहिए, एक हमारा वो निर्धारित होनी चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। और ये क्या होता है कि हमारा जो प्लान होता है ये हमारा एक्शन प्लान के अनुसार होना चाहिए। जो हम कोई वगैरह प्लान करते हैं तो उसको पहले हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी पड़ती है कि कौन से विजिट, कौन से प्लान हम किस
उद्देश्य किस सिद्धांत पे करने जाइए, आप जो गांव में हम मिलने जा रहे हैं तो किस पर्पस से जाएंगे, ये सारी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को पहले से राइट करके रखना चाहिए, लिख के रखना चाहिए। और इसका हम एक शेड्यूल मतलब एक टाइम उचित समय निर्धारित करते हैं, सुटेबल टाइम निर्धारित करते हैं कि हमें किस समय पे जाएं। ये नहीं कि अगर हमें होम विजिट करना तो हम रात में चले जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। आप रात में जाएंगे तो कोई आपसे मिलेगा भी नहीं। अगर तो हम ऐसा करते हैं जो दोपहर का टाइम होता है उसमें गाँव की औरतें होती हैं, कुछ महिलाएँ होती हैं जो कि खाली रहती हैं, सुबह से अपना काम करते हैं, दोपहर में कुछ टाइम अपने लिए निकालती है, घर में बैठी रहती हैं खाली, तो उस समय हमारा ये होम विजिट का जो प्लानिंग होती है वो सबसे बेटर टाइमिंग होती है कि हम उस समय जाएँ और अपने जो पर्पज़ मेरा जो गोल निर्धारित किया है उस पे हम अपनी बारे में जाएँ, वहाँ पे चर्चा करें, उनको बताएँ कि ये लाभ, ये जो प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट निकलता है गवर्नमेंट की तरफ से, एनएचएम की तरफ से, जो सुविधाएँ महिलाओं को, किशोरियों को, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या फिर जो विजुअल कपल होते हैं, उन सब के बारे में जो हमें योजनाएँ मिलती है उनको बताना रहता है। उनको हेल्थ एजुकेशन के टाइप से भी हम बता सकते हैं। तो छोटे बड़े का मतलब ऐसा नहीं है कि जो छोटे बड़े हों उनके सामने, और ऐसे भी कुछ सिद्धांत होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं कि जैसे कुछ प्राइवेसी होती है, सबके सामने ओपनली तो हम पूछ नहीं सकते, तो हमें कुछ प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए और बड़े छोटों का भी ध्यान रखना चाहिए, और अपने आचार विचार को भी ध्यान में रखकर ऐसी बातें ना करें कि जो हमारे से जो बच्चे के सामने कुछ इफेक्ट पड़े उनका, या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने हम फालतू की बातें करें या फिर हंसी ठिठोली कर, ऐसे हमारे प्रिंसिपल जो होम विजिट होते हैं इसके सिद्धांत में नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहला है हमारा यह पूर्व नियोजित प्री प्लानिंग होनी चाहिए, ये हमारा पहले से निर्धारित होनी चाहिए, तो सही है हमारा कि हमारा जो होता है वो पहले से हमारे निर्धारित होनी चाहिए। इनके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सर्विस जो सेवाएं होती हैं के दौरान जोखिम युक्त लोगों को प्रियोरिटी दी जानी चाहिए। सही बात है, जो अगर हम कोई भी प्लान लेके जा रहे, कोई सर्विस दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए, लोगों के बीच हमारी ये जो थी सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो उस लायक हैं उनको पहले प्रायोरिटी देनी, तो हमारा ये भी सही है। दिया हमारा क्वेश्चन में कि सिद्धांत नहीं है, और यह मुलाकात के दौरान नर्स को आवश्यकता अनुसार परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा, मैंने बताया कि पहले कि इनको हेल्थ एजुकेशन प्रदान की जानी चाहिए। अगर हम होम विजिट करते हैं तो सबसे पहले उनको एजुकेट करना चाहिए, उनके हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, तो हमारा ये भी सही है। क्या नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या होनी नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें हमारा लचीलापन नहीं होनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन जो है सी गलत है। ये सिद्धांत के ये जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन आएगा सी, जो हमारा सी क्वेश्चन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी को कैश पेमेंट जो होता है कैश पेमेंट किया जाता है, तो कैश पेमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि जो ICDS होती है, ICDS समेकित बाल विकास योजना है, इसमें क्या होता है कि जो टीकाकरण संबंधित जो टीकाकरण होते हैं उनको लगाया जाता है, बट इसमें किसी तरह का पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है। IMNCI इसमें भी किसी तरह डॉट्स थेरेपी में भी किसी तरह का पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है, मतलब कोई दिया नहीं जाता पैसा आपको, अगर आप गए वहाँ पे टीकाकरण लगाए तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, सॉरी, जिसमें पैसा लिया नहीं, पैसा जो गवर्नमेंट होती है वो हमें पैसा नहीं देती है कि चलिए आप टीका लगा लीजिए आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो ये हमारा जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना, इसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा जो पहले तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को, इसकी शुरुआत जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो मातृ मृत्यु दर है, जो मातृ मृत्यु दर था, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को
मृत्यु दर को कम करना था। इसमें क्या करना था, कमियां लानी थी। IMR मतलब मातृ मृत्यु दर हो जाएगा और शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। और ये जो था कि मेन फोकस था, क्या था, शिशु मृत्यु दर में, जो शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी था, जो कि बिलो प्रायोरिटी लाइंस। परिवार के संस्थागत जो हॉस्पिटल में क्या था कि इनको पहले इनको उत्साहित करना कि ये संस्थागत मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी की संख्या को वृद्धि की जाए। क्योंकि घर पे जो लेडीज होती थी उनकी डिलीवरी होती थी, कभी कभी क्या होता था कि किसी आपको PPH की वजह से या फिर किसी वजह से रप्चर, यूट्राइन रप्चर की वजह से इनकी क्या होती थी, डेथ हो जाती थी। और इनको संस्थागत डिलीवरी के लिए इनको प्रोत्साहित करना जाता था, उत्साहित किया जाता था कि ये जाएँ संस्थागत पे जाएँ और डिलीवरी करा। और उनको सरकार क्या कहती, उसके वो संस्था पे जाती तो थी, बट उनको क्या होता था, उनको उसके बदले पैसे भी मिलते थे। जो उस समय था ग्रामीण महिलाओं में जो था कि उनको 1400 रुपये और 1000 रुपये जो आशा बहनें होती थी कुल कार्य करती थी, तो उनको ये पैसे दिए जाते थे, पर महिला आशा को दिए जाते थे। और जो कि इसमें पंजीकरण सारी महत्वपूर्ण जो भूमिका होती थी वो आशा को थी, क्योंकि आशा घर घर जाती थी, लोगों से मिलती थी, जुलती थी और उनसे बात करती, उनको मोटिवेट करती थी ताकि वो डिलीवरी कराएं। वहाँ पर संस्थागत जाके PSC CSC पे जाती थी, डिलीवरी कराती थी, तो उनके बाद उनको क्या मिलता था, 1400 रुपये मिलते थे। उनको 1400 रुपये मिलते थे किस लिए, खाने पीने के लिए। और जो शहरी महिला थे तो उनको 1000 रुपये मिलते थे, ताकि वो जो डिलीवरी के बाद जो उनको डाइट मिल सके, अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब माँ पोस्ट ऑफ डिलीवरी मतलब कि जो माँ होती है उनको तो ब्लीडिंग होती नहीं कंटिन्यू 42 डेज, मतलब हम लोग का माना था कि 42 डेज जो होती है माँ को ब्लीडिंग होती रहती है कंटिन्यू, उनको केयर की ज़रूरत होती है। तो उस समय क्या होता है कि उनको अच्छे अगर जो पुअर फैमिली से होती तो उनको जो डाइट होती है उनकी अच्छी नहीं मिल पाती थी। और बच्चे का भी जो उनको डाइट देनी चाहिए तो वो भी अच्छी चाहिए, क्योंकि माँ का दूध ही 6 महीने तक पीना रहता था। 6 मंथ तक ओनली माँ का दूध होता है, जो बच्चे के लिए महत्वपूर्ण अमृत के समान होता है। तो फर्स्ट जो दूध होता है माँ का, जैसे बोला जाता कि अमृत के समान, जो कि ये माँ को इतनी भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन बट जो इतनी जो जननी सुरक्षा योजना आई थी तो इसके तहत जो वर्कर लोग रहते थे, जो आशा बहनें लोग रहती थी, वो काम करते, उनको बारे में हमेशा मोटिवेट करते थे, उनको बताती रहती थी इस तरह से काम किया जाए। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी हमारा ऑप्शन है। इसके क्या कि इसमें पैसा मिलता था महिलाओं को। और ये सारी जो योजनाएं हैं, डॉट्स थेरेपी है, ICDS है, IMNC है, इसमें क्या था, पैसा मिलते नहीं थे। हम जाते थे इसमें अपना जो भी हमें लाभ मिला था उसका लाभ लेते थे, बट इसमें कोई पैसा नहीं मिलता था। लेकिन जो ये हमारी जननी सुरक्षा योजना है इसमें महिलाओं को पैसे मिलते थे। तो हमारा ऑप्शन ये है, कैश पेमेंट किया जाता था। मतलब इसी में जो हमारा ऑप्शन है जननी सुरक्षा, इसमें कैश पेमेंट किया जाता था, इसमें पैसा दिया। तो हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा के कार्यों में शामिल नहीं है। अब आशा के कार्य क्या क्या नहीं है, इम्यूनाइजेशन। जाहिर सी बात है, जो आशा होती थी वो गांव गांव में घूम घूम के काम करती थी और उनको लोगों से मिलना जुलना। उनको पहली बात तो ये था कि जो आशा है बहन है, इनको आशा दीदी के भी नाम से जाना था। हम पहले आशा के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आशा बहन होती हैं उनको आशा दीदी के नाम से भी जाने थे। और ये कितनी आबादी पे काम करती हैं, तो जो ये आशा बहन लोग होती हैं ये 1000 आबादी पे काम करती हैं। इनकी नियुक्ति कितने एज पे होती है, इनकी जो नियुक्ति होती है मतलब ये सेलेक्ट होते हैं तो कितने एज तक के सेलेक्ट, इनकी जो एज होती है 25 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इनकी एज जो होगी वो 25 से 45 वर्ष। कितने इनका क्वालिफिकेशन क्या, तो एक इनका क्वालिफिकेशन था कि 8वीं पास होनी चाहिए। 8वीं जो है ये 8 पास होनी चाहिए, इनका क्वालिफिकेशन रखा गया था। और मुख्यतः क्या था कि ये गांव में उसी गांव की महिला होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जो आशा बहन लोग होती हैं
उसी गांव की महिला होनी चाहिए। उसी गांव की क्या होनी चाहिए? उसी गांव की महिला होनी चाहिए। उसी गांव की महिला होनी चाहिए। किसी अदर गांव की महिला को वहाँ पे आशा बहन नहीं बनाया जाता था, उनको आशा नहीं बनाया जाता था। तो क्या हुआ, सरकार ने ये निर्धारित किया कि जो आशा बहन है वो 1000 की आबादी पे काम करेंगी और वो 8वीं पास होनी चाहिए। उनकी एज क्या होनी? 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। और ये इनका चयन किसके द्वारा था? एक जो पंचायत होती है, जो पंचायत के मुखिया था, उन्हीं के द्वारा निवास जो होती है उन्हीं के द्वारा इनके सिलेक्शन किया जाता था, उनके आधार पर इनका चयन किया जाता था। यह मुख्यतः क्या होती थी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही होती थी। इनका मुख्यालय क्या था? ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, पीएससी होती है, वहाँ पे इनका काम, मतलब यहाँ से गांव से महिलाओं को ले जाएंगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाएंगी। वहाँ पे जो भी उनकी कमियाँ होंगी, जो भी जांच होंगे, उनको दवाएं, जो भी आयरन कैल्शियम की दवाएं होंगी, या जो प्रेग्नेंट होंगी, या फिर जो परिवार नियोजन से संबंधित सुविधाएं उनको लेनी है, उनके बारे में वो बताती थी। और उनको लेके जाती थी पीएससी पे, कहाँ? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाती थी और उनको वहाँ से सारी सुविधाएं को जो है अवेलेबल करवाती थी और उनके साथ साथ जाती थी। ऐसा नहीं कि वो बस बताई वो छोड़ दी कि अब तुम चले जाना, ऐसा नहीं होता था। वो वहाँ पे जाती थी, उनके साथ में उनको सारी सुविधाएं के साथ साथ दिलाती थी। और उनका क्या था कि हर एक गांव, जो उनका गांव, एक लिमिट थी उनके गांव में, जो गांव में काम करते थे उनके अपने गांव में ही, जो कि देखभाल, जो इनके विजिट भी करना पड़ता, उनसे मुलाकात करनी पड़ती थी। जो कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट वुमेन है या प्रसव डिलीवरी से पहले भी जितनी उनको विजिट करानी उनको विजिट कराती थी, टीकाकरण करवाती थी। और प्रसव के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद भी उनको जो मेडिसिन की ज़रूरत होती है उनको दिलाती थी। उनकी बहुत सारे काम होते हैं, एक उनका काम नहीं होता है। जो जो किशोरियाँ लोग होती हैं उनको भी, उनको छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती थी उनके बारे में भी बात करती थी। और उनको जो टिटनेस होता है, जो टीके होती हैं, उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम उनके टीके को भी लगवाने में मदद करती थी, उनको ले जाती थी, उनको मोटिवेट करती थी। लेकिन आशा का बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसा नहीं है कि आशा का काम नहीं होता, आशा के बहुत सारे काम होते हैं। वो बहुत अच्छा वर्कर भी होती हैं गाँव में, क्योंकि उस गाँव को इसलिए चुना जाता है क्योंकि अपने गाँव के लोगों को अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए ऐसा रखा गया, गवर्नमेंट ने रखा कि जो गाँव की आशा होंगी वो उस गाँव की रहती हैं और उनका जो होता है हर परिवार के सदस्य से परिचय रहता है, जानती हैं कुछ ना कुछ, किसी के बारे में सबको जानती रहती हैं। इसलिए उनको ऐसा सिलेक्शन किया जाता है कि वो जाए और गाँव में सारे लोग से मिले, उनको हेल्थ एजुकेशन के बारे में, जो उनको हेल्थ एजुकेशन बताया जाता है वो जाके गाँव के लोगों को भी बताती हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है हमारे कम्युनिटी हेल्थ जो वर्क होते हैं इनमें, बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस रोल होता है हमारा समुदाय में। तो हमारा ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनका टीकाकरण में, तो ये जाहिर सी बात है कि टीकाकरण में इनका सहयोग होता है। ये टीकाकरण जब एनएम बहनें लोग आती हैं उनके साथ मिलकर गांव की महिलाओं को ले आती है या फिर पीएचसी पे लेके जाती है, उनका टीका करवाती है, ये भी सही है। स्वास्थ्य, ये हेल्थ एजुकेशन मैंने बताया कि ये भी हेल्थ एजुकेशन भी देती है। ये क्या होता है? व्यक्तिगत एवं पर्यावरण स्वच्छता को भी बढ़ावा देती है। क्या कहती है? ये पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करती है, इन्वायरमेंटल हाइजीन को भी जो मेंटेन करने में इनका सपोर्ट करती हैं, तो ये भी सही है। और सामान्य एनएम द्वारा सामान्य की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन, ये उनकी गतिविधियों कार्य को सुपरविजन नहीं कर सकती हैं, ये ओनली अपने कामों को कर सकती हैं। एनएम के जो काम होते हैं उनका नहीं कर सकती, सुपरविजन को नहीं देख सकती हैं। इनका जो काम है अपने काम के प्रति रहे और जो एनएम का काम वो अपने काम के प्रति सजग रहे, अपने काम को देखे। तो हमारा ऑप्शन है सी। थैंक यू। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा इसका ऑप्शन तो हमारा सी हो गया, आशा के कार्य जो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशा के संबंध में सही कथन नहीं है। अब बताइए, मैंने बताया कि आशा योजना की शुरुआत एनआरएचएम के अंदर की थी, ये भी बात सही है कि आशा के जो संबंध जो कार्य हुए थे, शुरुआत आशा का शुरुआत हुआ था जो कि एनआरएचएम की तरफ से, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की तरफ से हुआ था। और इसकी जो कि शुरुआत क्या होती है कि ये 5000 आशा की नियुक्ति करेंगे, ये तो गलत है भाई। ये जो आशा मैंने बताया कि ये आशा जो होती हैं ये 1000 आबादी पे रहती हैं, न कि 5000 की आबादी पे। तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि है ही नहीं। आशा के रूप में प्राय उसी गांव की ही किसी फीमेल का चयन किया था, ये भी सही है क्योंकि जो मैंने पहले बताया आप लोगों को कि आशा का जो सिलेक्शन होता वो उसी गांव की पर्सन होनी चाहिए, उसी गांव की महिला होनी चाहिए।
तभी उनका सिलेक्शन उस गांव में होता है। अदर गांव की महिलाएं किसी गांव में जाके आशा का काम नहीं कर सकती हैं। और ये हमारा ऑप्शन होता है सही, लेकिन ये हमारा ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होगा बी। हमारा ये क्योंकि 1000 आबादी पे रहती है, 1000 आबादी पे रहती है, ना कि 5000 की आबादी पे। तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः कितनी पॉपुलेशन पे एक आशा का चयन होता था। हम लोग जानते हैं कि 1000 आबादी पर आशा का चयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान योजना की अवधि क्या थी। ये जो फर्स्ट 5 योजना की जो किस सन में फर्स्ट 5 योजना लागू की गई थी। तो ये जो फर्स्ट 5 योजना लागू की थी 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1953 से 1958, 1961 से 1966। तो हमारा ऑप्शन है 1951 से 1956 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। बट क्या ये तीनों गलत है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा कि गवर्नमेंट इंडिया द्वारा लागू कई फर्स्ट 5 ईयर प्लान योजना की जो मतलब कि 1 साल से 5 साल के बच्चों की जो भी योजना किस वर्ष चालू हुई थी। तो हमारा ऑप्शन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था। अभी को मैंने बताया था कि जननी सुरक्षा जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुख्य उद्देश्य क्या था, HIV संक्रमण की प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, संस्थागत प्रसद मतलब प्रसव, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ, प्रसव को बढ़ावा देना, मॉस्किटो का प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना, किसी माल न्यूट्रिशन की रोकथाम करना। तो हम लोग पहले जानते हैं कि जो आशा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य इनका था कि जो डिलीवरियां होती थी जो घर पे होती थी, जिनकी मृत्यु दर अधिकतर हो जाती थी, बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, किसी कारण से कोई हैवी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी हैवी ब्लीडिंग होती थी, या माल न्यूट्रिशन के वजह से जो बच्चे कमज़ोर होते थे या हेल्दी बच्चे थे, या फिर कभी यूट्राइन फ्रैक्चर की वजह से टेयर हो जाते फट जाते थे, उसके उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। गाँव में आती थी दाई पैदाइश करा के पैदा करा के चली जाती, डिलीवरी करा के चली जाती थी। बट जब जननी सुरक्षा योजना है तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो डिलीवरी हो वो संस्थागत हो, घर पे डिलीवरी ना हो। तो इसीलिए उन्होंने आशाओं को सिलेक्शन किया ताकि आशाएं जो गांव की हो उसी में जाए, गांव की ही रहती हैं तो वो जानती है अच्छे से किसको विजिट करती हैं, किसको होने वाला किसको नहीं होने वाला है, किसको कितने बच्चे हैं, किसको कब कितने टीके लगवाने चाहिए, कब उनको आयरन की गोली, कब कैल्शियम की गोली, कब टीके लगवाने चाहिए, सारी सुविधाएं जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत इस जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनको लाया गया, उनको बढ़ावा दिया गया था ताकि वो इसका लाभ उठाएं और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाया जा सके। तो हमारा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है। डाउन सिंड्रोम, अब डाउन सिंड्रोम की बात करें, ऐसे सिंड्रोम जो बच्चे को नाक चपटी उठती, बुद्धि की स्तर का कम होना, छोटे चौड़े हाथ पैर। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें बच्चे की नाक चपटी हो ही जाती है, बुद्धि स्तर कम होता है, जो उनका IQ लेवल होता है वो कम हो जाता है, इनके छोटे चौड़े हाथ पैर, जो इनके जो हाथ पैर होते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे जो लंबाई के अकॉर्डिंग होती है वैसे ना होके जो बच्चे का ये हाथ पैर होता है ये जो होता है मोटे मोटे होते, मोटा हो जाता, चौड़ा चौड़ा हो जाता था। और इतने इनकी जो IQ लेवल होती है, ये IQ लेवल होती है, ये IQ लेवल भी क्या होता है कम हो जाता था। तो हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ मतलब ये हमारा उपयुक्त सभी आएगा, हमारा ऑप्शन उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में पाया जाने वाला लक्षण क्या है। नेफ्रोटिक मतलब ये जो हमारा नेफ्रोन होता है, यूरिन पेशाब जो होती है, पेशाब में जो होती है जो प्रोटीन की मात्रा का अधिक आना होता है, जो पेशाब के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी के साथ आती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से वो बच्चे में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं
तो उसमें क्या होता है कि एडिमा हो जाता है, जो बॉडी उसमें सूजन आ जाता है। सीरम एल्बुमिन स्तर में कमी, जो सीरम एल्बुमिन होता है उनमें क्या होता है, लो हो जाता है, उनका क्या होता है, लो हो जाता है। और यूरिन के साथ प्रोटीन आना, जब मैंने पहले ही बताया कि जो पेशाब आता है, यूरिन आता है, यूरिन के साथ क्या आता है, प्रोटीन आने लगता है, तो क्या होता है, उसमें कमियाँ आने लगती थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ये बच्चे में प्राय देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, हमारा आंसर है डी, ये डी हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडलर से आप क्या समझते हैं। अब हम बात करते हैं टोडलर। टोडलर तो हम सारे एज की बात कर लेते हैं। नियोनेट जो होता है, नियोनेट, ये हमारा ऑप्शन है। देखते हैं नियोनेट, नियोनेट इनकी एज क्या होती है, 0 से 0 जो डे होती है इससे 1 मंथ की, 1 मंथ क्या होता है, इनको हम नियोनेट कहते हैं। 0 डेज से मतलब जिस दिन उनकी डिलीवरी होती है उसे 1 मंथ तक का मतलब, सॉरी ये जो होता है 1 न्यू बॉर्न, इसको बोलते हैं न्यू बॉर्न, जिससे सॉरी गलत हो गया, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे होता है कि नियोनेटल, अब नियोनेटल से हम स्टार्ट करते हैं। नियोनेटल होता है कि 4 वीक, 4 वीक्स का जो बच्चा होता है, 4 वीक्स ऑफ लाइफ, 4 जो डिलीवरी के बाद से 4 हफ्ते का जो बच्चा होता है उसको नियोनेटल, या फिर 0 डे से 1 मंथ का बच्चे जो होते हैं उनको क्या होता है, न्यू बॉर्न नियोनेटल। ये हमारा न्यू बॉर्न भी कर सकते हैं आप, न्यू नेटल भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इन्फेंट का क्या होता है, इन्फेंट का जो होता है कि इन्फेंट का होता है 1 मंथ, 1 मंथ से 1 ईयर, 1 ईयर तक क्या होता है, ये इन्फेंट का होता है। और हमारा टोडलर की बात करते हैं तो टोडलर जो होता है 1 ईयर से जो टोडलर होता है, ये टोडलर जो होता है 1 ईयर से 3 ईयर का होता है, 3 ईयर का होता है हमारा टोडलर। और उसके बाद आता है प्री स्कूल बच्चे, जो प्री स्कूल होते हैं उनको प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्री स्कूल के बच्चे होते हैं कि 3 से 6 साल के ईयर वाले जो बच्चे होते हैं वो प्री स्कूल के होते हैं। स्कूली एज के सॉरी जो हमारा स्कूली एज के बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं वो कितने होते हैं, 6 से 12 ईयर के, 6 to 12 ईयर के होते हैं। जो नेक्स्ट होता है जो कि एडोलसेंस में क्या होता है कि ये जो इनकी उम्र होती है एडोलसेंस की, वो 13 ईयर से 18 ईयर, ये क्या होते हैं, एडोलसेंस होते हैं। और मिडिल एडोलसेंस जो कि ये तो एडोलसेंस हो गए। और यंग एडल्ट में कितने आएंगे, 19 से 40 जो है यंग एडल्ट की कैटेगरी में आते, एज के आते हैं कि ये जो है ये यंग एडल्ट हैं, यानी 19 से 40 है मिडिल एज एडल्ट। अब मिडिल एज एडल्ट करते हैं तो 41 से 65 जो एज होती है इनकी, ये होता है मिडिल एज एडल्ट, इनको हम मिडिल एज एडल्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट है कि जैसे एल्डर जो एकदम ओल्ड होते हैं, एल्डर के होते हैं मतलब ओल्ड एज, तो हमारा 65 के जो ऊपर है ये 65 हमारा हो गया, ये हमारे हो गए ओल्ड हो गए, ओल्डर एडल्ट कहलाते हैं। ये हमारे ओल्डर जो ओल्डर एडल्ट होते हैं वो 65 ईयर के एबव होने लगते। तो हमारा इसमें ऑप्शन ही पूछा था कि टोडलर से आप क्या समझते हैं, तो हमारा 3 से 6 वर्ष के जो इसमें दिया हो बेबी जो होते हैं हमारे, वो
टोडलर होते हैं, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 12 क्वेश्चन है, स्कूल पूर्व बच्चों से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने बताया कि इस प्री स्कूल बच्चे कितने होते हैं, 3 से 6 वर्ष का, 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो है हमारे प्री स्कूल बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बच्चों में पाए जाने निम्न कम्युनिकेबल डिजीज में से कौन सी मुख्य रूप से बिंदु संक्रमण द्वारा फैली जाती है? तो जो ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ये होता है पोलियो। पोलियो तो कोई कम्युनिकेबल डिजीज है नहीं, जिसे पोलियो जो होता है, पोलियो की हमारी ये वायरस होती है उसके द्वारा फैलता है। अब पोलियो में बहुत सारे जो बीमारी होती हैं वो बच्चे में अधिकतर देखने को मिलता है। पोलियो जो है कि ये वायरस पोलियो माइलेटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा पूछा कम्युनिकेबल डिजीज। और हेपेटाइटिस जो ए है, हेपेटाइटिस कई टाइप्स के होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी। ये हेपेटाइटिस है, ये लीवर से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। ये जैसे गंदे पानी भोजन के करने से ये बीमारियां अधिकतर आती हैं। तो इनका जो तो कि बी सी जो थोड़ा नॉर्मल से कोई ज़्यादा गंभीर बीमारियां नहीं है, बट हेपेटाइटिस ए जो कि गंभीर बीमारियां के रूप में मानी जाती है। और जो डेंगू है, डेंगू को जानते हैं कि एडीपी मच्छर के काटने से होता है। ये वायरस जो कि ग्रसित मच्छर होते हैं, उनके अगर दूसरे पे जाता है तो वो बीमारियां फैलती है। भी डेंगू तरह के इनका सबसे अधिक प्रभाव जो होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इनमें समय से पहले बच्चे हो जाते हैं और मिस एबॉर्शन करने की संभावना भी अधिक हो जाती है। मतलब जो बच्चे होते हैं एबॉर्शन की भी संभावना बढ़ जाती है, बच्चे की डेट भी, क्योंकि इतने जो मदर होती है बहुत वीक हो जाती है, उसमें चिड़चिड़ापन और स्वभाव उत्पन्न रहते थे। और हमारा ऑप्शन है बी, जो कि हमारा ऑप्शन है कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमारा जो ये ऑप्शन है आपका खसरा। खसरा जो हम सोता है, ये खसरा जो होता है कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट से हीमोफीलिया के बारे में सही वाक्य क्या है? यह आयरन की अधिकता से होती है, गलत। इसमें बच्चों में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, गलत। यह बैक्टीरिया जनित संक्रामक बीमारी है, गलत। इसमें चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होती है। हाँ, जो हीमोफीलिया होती है एक आनुवंशिक बीमारी होती है। अगर इसमें जो होता है कि चोट लग जाता है किसी कारणवश से, तो इसमें लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, इसमें ब्लीडिंग बंद नहीं होती और इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेंटावैलेंट वैक्सीन की डोज क्या होती है? पेंटावैलेंट वैक्सीन की डोज क्या होती है? तो जो पेंटावैलेंट वैक्सीन की डोज होती है वो मुख्यतः 0. जो हमारा ऑप्शन है सी जो है 0.5 ml होती है हमारी, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न से कौन सी डिजीज जो मेनली स्मॉल चिल्ड्रन में होती है? तो आयरन डिफिशिएंसी तो किसी में भी जो स्कर्वी होती तो किसी में भी हो सकती है। HIV इन्फेक्शन, तो जो इसमें हमारा ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया है कि मेनली स्मॉल बच्चे में, छोटे बच्चों में तुम्हारा पोलियो जो होता है ये मेनली स्मॉल बच्चों में ही होता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में पेंटावैलेंट की दूसरी डोज की खुराक कब दी जाती है? जो पेंटावैलेंट होते हैं तो पेंटावैलेंट की दूसरी खुराक जो होती है वो जन्म के समय तो नहीं दी जाती, तो जन्म के समय बर्थ 20 जाती है, दूसरे सप्ताह में, मतलब ये जो होता है 10 सप्ताह की एज पे जो होता है हमारा पेंटावैलेंट की डोज दी जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बेबी को विटामिन ए सॉल्यूशन की डोज निर्धारित शेड्यूल के अनुसार दी जा रही है तो इसकी थर्ड डोज किस एज पर दी जाएगी? तो जो विटामिन ए की होती है वो थर्ड डोज हमारे 21 माह पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेंटावैलेंट की टू डोज के बीच कम से कम कितना अंतराल होने चाहिए? जो पेंटावैलेंट की जो सेकेंड डोज होती है
पेंटावलन के सेकंड डोज के कितने कम से कम 4 सप्ताह का अंतर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोटा वायरस की डोज के बीच कम से कम कितना अंतर रखें? तो रोटा वायरस जो होता है इसके भी कम से कम 4 सप्ताह का अंतराल रखा जाता है। इसके पहले नहीं, इसके 4 सप्ताह के बाद ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए सॉल्यूशन का घोल किस उम्र के चिल्ड्रन को दिया जाता है? तो जो कि 9 से स्टार्ट होती है, 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए के घोल की खुराक दी जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को ओपीवी जो होता है, बच्चों को ओपीवी की 0 डोज जो खुराक होती है वो कब दी जाती? तो हमारा आंसर होता है बच्चों को जो ओपीवी होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक जो होती है एट बर्थ दी जाती है। जन्म के समय आप दे सकते हैं, तो हमारा एट बर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक इन्फेंट की विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो एक जो इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, उनकी डेली विटामिन सी की रिक्वायर्ड होती है 25 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरिया के केस में डेथ ऑफ मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? मतलब कि जो कारण होते हैं डेथ के डायरिया के, जो डायरिया में होते हैं, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होता है वो हमारा डिहाइड्रेशन होता है। जो पानी की कमी होती है उसकी वजह से ही जो अधिकतर मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा लगाई जाती है टीका या वैक्सीन जन्म के समय? तो हम लोग जानते हैं कि बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस बी का ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो सारे टीके होते हैं एट बर्थ दिया है वैक्सीन कौन सी टीका? जन्म के समय। तो जो एट बर्थ जो ये वैक्सीन होती है, ये एट बर्थ मतलब हमारा ये ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त सभी जो ऑप्शन दिए हैं ABC, BCG, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, ये सारे टीके जो वैक्सीन होती हैं हमारे एट बर्थ ही लगाई जाती हैं। और ये जो पोलियो जो ओपीवी होता है, ये हमको बताते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कि 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ओपीवी आईपीवी और ओपीवी। जो ये आईपीवी होते हैं ये इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाता है, जो बहुत क्रिटिकल समस्या जो जिस पेशेंट को, जो बच्चे इनको हो जाता है पोलियो, उनको बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लगाया जाता है। और ये ओरल रूट से दिया जाता है, ये इंट्रा जो मार्च के इंजेक्शन के थ्रू हम पेशेंट को लगाया जाता है। तो हमारे ये 2 टाइप्स के वो इंजेक्शन जो होता है ओपीवी, पोलियो के 2 टाइप के इंजेक्शन होता है, आईपीवी, ओपीवी, और इसको शाल एंड साबुन के नाम से भी जानते हैं। जो ये पोलियो होता है, वैक्सीन जो होती है, ये पोलियो जो वैक्सीन होती है, ये अधिकतर जो कि छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है पोलियो। और ये बहुत ज़्यादा घातक बीमारियाँ जो कि हमारे नसों को कमज़ोर कर देता है, सब बीमार हो जाते हैं। ये हमारा सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, जो पैरालाइज की कंडीशन भी आ जाती है, जो नर्व्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है कम होने जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन आज यहीं पे ख़त्म होता है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ये डी होगा। तो हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि अगर आप लोग को मेरा चैनल पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ, और जो भी हमारे अगर कोई लगता है कि आप में समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कुछ टॉपिक से समझ नहीं, अगर आपको ये हमें एडवाइस देना है कि आप हमें दे सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक नहीं समझ में आता है या कुछ टॉपिक से आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट में डाल देंगे, तो हम आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, ताकि आपको जो भी समझ में ना आए वो समझ में आने पाए अच्छे से। और हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक को हमेशा आपके सामने ले आएँ और आप उसको अच्छे से रिवीजन करें और अपने सपनों को पंख दे, उड़ान दे, ताकि जो आपके सपने हैं वो पंख के साथ उड़ने लगें। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं, तब तक कोई चीज़ हासिल नहीं होता। तो हमें सबसे पहले मेहनत करना ज़रूरी होता है। और मेहनत एक दिन नहीं करनी पड़ती कि एक दिन हम मेहनत कर लिए तो हो जाएगा, बट नहीं, आपको कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी। एक बार नहीं है तो 2 बार करिए, 4 बार करिए, लेकिन बट आप करते रहिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। एक दिन में आधा घंटा ही पढ़ें, लेकिन अच्छे से मन लगा के पढ़िए। अब वो अगर आप ये रूटीन बना लेते हैं कि मुझे 10 क्वेश्चन पर डे करना है,
तो आप सोच लीजिए 10 क्वेश्चन अगर पर डे करते हैं तो कितने क्वेश्चन की तैयारी होगी। ओनली 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन ही आप स्टडी करिए ना। ये मैंने नहीं बोला कि आप बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑलरेडी मैं आपको पर डे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसा तो क्वेश्चन देती हूँ। आप 20 क्वेश्चन ही रिवीजन करिए ना, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, आप 20 क्वेश्चन मत याद करिए, 10 ही क्वेश्चन याद करिए, लेकिन कंटिन्यूटी अपने बनी रही है। और अगर आप कंटिन्यू स्टडी करती रहती, कंटिन्यू बनी रहती हैं, तो ऑटोमेटिक जो चीज़ आपको आसान, बहुत कठिन लगता है कि मुझे नहीं हो रहा, वो आसानी से लर्न हो जाती है। और सबसे लगता है कि सबसे हार्ड जो उन बच्चों को लगता है जिनको कुछ नहीं आता, जो नहीं जानते हैं, स्टडी तो कर, पढ़ाई तो कर ली, डिग्री ले लिए, बट नॉलेज नहीं, उनको ये लर्न नहीं हो पाता है। तो लर्न करने का सबसे तरीका है कि लगातार आप लिख के उसको लर्न करिए, मतलब पढ़िए, पहले राइट करिए फिर लर्न करिए, राइट करिए लर्न करिए, राइट करिए लर्न करिए। अब स्पीच के साथ बोल के आप उसको लर्न करिए, तब देखिए आप कितने अच्छे से आपको जो क्वेश्चन नहीं आते वो आज ईजिली आपको लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, आपको कोई भी पूछेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एनएम बहन लोग होती हैं उनको इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन मेरा आप लोग से निवेदन है, अनुरोध है, मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि आप लोग जो इंग्लिश वर्ड हैं, जो हमारे जो मेडिकल लाइन में या फिर जो एनएम में इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं, आप वैक्सीन की सारी जो कि वैक्सीन होती हैं इंग्लिश में होती हैं, लिखी हुई होती है, तो आप उसको पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप लोग वैक्सीन की जितनी चीज़ें, वैक्सीन शेड्यूल जो है, आप उसके अच्छे से राइट करके एक एक वर्ड को अच्छे से मैच करके एक बार लर्न करिए, फिर राइट करिए, उसी को लर्न करके फिर एक पेज पे, सादे पेज पे फिर से उसको राइट करिए। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार, लेकिन बट आपको चौथे बार ये आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा से मेरा राइटिंग होगी। राइटिंग तो इम्प्रूव हो जाती है, बट आपकी लर्निंग एक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, आप लर्न भी बहुत अच्छे से कर लेंगे और राइटिंग बहुत अच्छे से आपकी इम्प्रूव हो जाती है। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको कोशिश करें, और जो भी मेरा पढ़ा लिखा हुआ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, मेरी सपोर्ट करें, ताकि आप लोग और बताएं मुझे कि क्या आपको पढ़ना है। हम आपको हर एक टॉपिक से देंगे, अपना अच्छा बेस्ट देने के लिए कोशिश करेंगे आपको, कि आप अच्छा अपना बेस्ट करें, हम बेस्ट देंगे और आप भी अपना बेस्ट मुझे दीजिए, ताकि मुझे भी खुशी होगी कि मेरे पढ़ाई हुई जो भी बहन अगर पढ़ी है उनका सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे से बड़ी खुशी किसी और को नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ, आप लोग के लिए मेहनत करती है, आप लोग उस पर मेरी मेहनत को समझे, जाने, कदर करें मेरी मेहनत को, और आप लोग भी अपनी मेहनत करिए। आप लोग से अनुरोध है, निवेदन, और थैंक यू। अगर आप लोग को नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन रहेगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।